देखिए कल हमने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसका व्यंजक निगमित किया था। आज एग्जाम में उससे रिलेटेड एक आर्टिकल और है, और वो है आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसमें समांतर प्लेट संधारित्र तो वही वाला है, लेकिन पूरे जो दोनों प्लेट के बीच में पूरे भाग में हम वहां पर परावैद्युत माध्यम नहीं लेंगे। तो देखिए पहले तो हम इसको समझ लें। इसमें क्या होगा, ये दो धातु की दो समांतर प्लेट है जो पहले के समान है, प्लेट ए और प्लेट बी। ए पृथक्कृत है जिसको आवेश दिया जाएगा, और बी पृथ्वीकृत है। मान लेते हैं प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल ए और इसका भी प्लेट बी का भी क्षेत्रफल ए समान है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। यहां पर आंशिक रूप से यानी थोड़े भाग में ये एक परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। ये कोई परावैद्युत माध्यम है और इस परावैद्युत माध्यम की मोटाई है टी। ये परावैद्युत माध्यम है और मान लेते हैं इस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र और आंशिक रूप से दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत माध्यम रखा है। जब हम चालक A को आवेश देंगे तो मान लीजिए हमने प्लस Q आवेश दिया, तो वो प्लेट A के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाएगा ये Q आवेश। और परावैद्युत माध्यम विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए यहाँ पर पास वाले तल पर ऋणावेश प्रेरित होगा, लेकिन ये प्लस Q है तो ये माइनस Q नहीं होगा। परावैद्युत माध्यम में ये नहीं होता, और यहाँ पर प्लस पॉजिटिव आवेश प्रेरित होगा। और ये चालक है तो ये प्लस के कारण यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो चालक में बराबर आवेश प्रेरित होगा, ये प्लस Q है तो ये माइनस Q। और दूरवर्ती पृष्ठ का जो प्लस आवेश है प्लस Q, वो पृथ्वी पर चले गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसकी धारिता निकालना है। हमारे द्वारा दिया गया आवेश कितना है, प्लस Q। मान लेते हैं प्लेट ए का आवेश घनत्व, तो मतलब प्लेट ए के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा प्लस सिग्मा है। प्लेट बी, इसका आवेश घनत्व हो जाएगा माइनस सिग्मा। इस चित्र को अगर हम और सरल करके थोड़ा सा देखें, इसको और हम सरल कर लेते, हम ऐसा मान सकते हैं समझने के लिए ही केवल आपके, कि यहाँ पर ये इसकी दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी होगी, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। अभी हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये परावैद्युत हो गया, हमने इसको यहाँ रख दिया। इसकी मोटाई हो गई टी। तो इसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि डी में से टी मोटाई पर परावैद्युत माध्यम है, और ये जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ भाग कितना होगा, डी माइनस टी। तो ये डी माइनस टी, इस भाग में वायु पर्त है, और ये जो बचा हुआ टी है इसमें डी माइनस टी में वायु पर्त है और इसमें परावैद्युत माध्यम है। वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E0 है। वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E0 है, और परावैद्युत, उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो मान लीजिए इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ED है। ठीक है ना, ये वायु पर्त है यहाँ पर और ये परावैद्युत है। तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 और परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ED। फिर यहाँ निकाल लेते हैं वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 इक्वल टू, कल आपने देखा था, कल वाले आर्टिकल में आपने देखा था कि कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और परावैद्युत माध्यम है, इस वाले भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां परावैद्युत माध्यम के आ जाने से एप्सिलॉन 0 के बाजू में क्या आ जाएगा, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी
ईडी, डी मतलब डाइलेक्ट्रिक, पराविद्युत को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ईडी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में क्या होता है, हर जगह एप्सिलॉन जीरो के बाजू में क्या आ जाता है, पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक। ये विद्युत, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है तो विभवांतर को हम सीधे V इक्वल्स टू ई इंटू डी से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर E अलग अलग है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है और पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, इसलिए विभवांतर भी हम अलग अलग निकालेंगे। वायु परत में विभवांतर V0 और पराविद्युत माध्यम में विभवांतर VD। तो ये प्लेट A और B के बीच का विभवांतर निकालने के लिए वायु की परत में विभवांतर और पराविद्युत माध्यम में विभवांतर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा प्लेट A और B के बीच में विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए प्लेट A व B के मध्य विभवांतर V इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वायु परत, अगर D में से T मोटाई है पराविद्युत की तो बचा कितना, D माइनस टी। D माइनस टी मोटाई में क्या होगी, वायु, तो D माइनस टी मोटाई की, D माइनस टी मोटाई की वायु परत में विभवांतर प्लस T मोटाई के परावैद्युत माध्यम में विभवांतर। कैसे निकालेंगे विभवांतर, क्योंकि ये दोनों विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है तो परावैद्युत माध्यम में विभवांतर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी, तो वायु परत की दूरी यानी मोटाई कितनी है, D माइनस टी, प्लस परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ED और परावैद्युत माध्यम की दूरी यानी मोटाई कितनी होगी, T। अब आपके पास में E0 और ED के मान ऊपर रखें, उसको आप यहाँ रख दीजिए। ये हो जाएगा V इक्वल्स टू E0 की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये वाला मान D माइनस टी, प्लस यहाँ हो जाएगा, इसका मान ऊपर से रख दीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के और ये T। इन दोनों में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कॉमन है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा D माइनस टी प्लस ये सिग्मा एप्सिलॉन जीरो बाहर चले गए तो बचा क्या, T अपॉन के। ये हमको विभवांतर प्राप्त हो गया। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व किसको कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। तो यदि A क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा Q है तो इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा Q अपॉन A, इसी को हम आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा का मान कितना होता है, Q अपॉन A, वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं। किंतु सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, इसलिए मान रख दीजिए ऊपर सिग्मा की जगह। अतः V इक्वल्स टू सिग्मा की जगह Q अपॉन A, और यहाँ पहले से क्या है, एप्सिलॉन जीरो, तो ये एप्सिलॉन जीरो, और ये जो कॉमन वाला पार्ट था वो क्या है, D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये आ गया समीकरण 1, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है, कि धारिता किंतु धारिता C बराबर Q अपॉन V, धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो आप V का मान समांतर प्लेट के लिए निकाल चुके हो, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो V के इस मान को हम C के सूत्र में रख देंगे तो हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मिल जाएगी, किसकी उपस्थिति में, आंशिक रूप से पराविद्युत की उपस्थिति में। अतः इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये हो जाएगा C इक्वल्स टू Q
और v की जगह v का मान ऊपर से रख दीजिए, q अपॉन एप्सिलॉन 0a d माइनस t प्लस t अपॉन k। ये q से q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0a ऊपर चले जाएगा, एप्सिलॉन 0a अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। और चूंकि ये एसआई पद्धति में है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी फैराड। समीकरण 2। तो अब आखिरी में लिख सकते हैं समीकरण 2 क्या है, ये आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। ठीक है, इसके बाद ये एसआई पद्धति में है, हम सीजीएस पद्धति में निकाल लेते हैं। सीजीएस पद्धति में कल मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 1/4 पाई। तो यहां पर एप्सिलॉन 0 का मान हो गया 1/4 पाई, तो बाकी रख दीजिए यहां पर। इसलिए C बराबर ये हो जाएगा ऊपर A और नीचे कॉपी कर दिया d माइनस टी प्लस टी अपॉन k। और यहां पर एप्सिलॉन 0 का 1 यहां और 4 पाई यहां। तो ये सीजीएस पद्धति में धारिता का व्यंजक हो गया और ये होगा स्थैतिक फैराड। तो इस तरीके से एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति दोनों में हमने आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में धारिता का व्यंजक देख लिया है। अब यहाँ पर हमको ये देखना चाहिए कि अगर केवल वायु होता है, यहाँ आर्टिकल खत्म हो गया, अब हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर समांतर प्लेट संधारित्र में केवल वायु होता तो इसकी धारिता क्या थी, एप्सिलॉन 0a अपॉन d। और अभी धारिता क्या है, एप्सिलॉन 0a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। घट रहा कितना है t, बढ़ रहा कितना है t अपॉन के। t अपॉन के छोटा है किससे, t अपॉन के छोटा है t से, मतलब यहाँ पर बढ़ रहा कम है और घट रहा ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये दूरी घट गई है, प्रभावी दूरी, इसको हम कहते हैं प्रभावी दूरी। तो अगर समांतर प्लेट संधारित्र में पूरा वायु है और आंशिक रूप से परावैद्युत है तो आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में प्रभावी दूरी घट जाती है, इसलिए उसकी तुलना में इस संधारित्र की धारिता अधिक होगी। इसका मतलब है आंशिक रूप से परावैद्युत रखने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब फिर से मैंने कहा था कि कई बार परीक्षा में इसके साथ ये भी प्रश्न आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो कारक वही होंगे, आप बता दीजिए। पहला, इस सूत्र में देखिए, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल। पहला कारक प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a जितना अधिक होगा धारिता उतनी अधिक होगी। दूसरा कारक परावैद्युत माध्यम की प्रकृति। जो हमने आंशिक रूप से यहाँ पर परावैद्युत लिया है, इस माध्यम का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा उतनी अधिक धारिता होगी इस संधारित्र की। और तीसरा कारक है टी यानी परावैद्युत माध्यम की मोटाई। ये परावैद्युत माध्यम की मोटाई हम जितनी ज्यादा लेंगे तो धारिता उतनी अधिक होगी। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला वाला संधारित्र देखेंगे, इसको मिटा देते हैं अगले आर्टिकल के लिए। अगला आर्टिकल है हमारा गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर।
स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी देखेंगे संरचना। इसकी संरचना, गोले संधारित्र में दो गोले होते हैं और ये दोनों समकेंद्रीय गोले होते हैं, यानी दोनों गोलों का केंद्र एक ही होता है। तो ये धातु का एक गोला हो गया ए और ये धातु का दूसरा गोला हो गया बी। दोनों गोलों का केंद्र एक ही है, मतलब दोनों गोले क्या हो गए, समकेंद्रीय हो गए। दोनों गोलों का केंद्र एक ही है ओ। अंदर वाले गोले की त्रिज्या, आंतरिक जो गोला है उसकी त्रिज्या स्मॉल ए और जो बाहर वाला गोला है बाह्य उसकी त्रिज्या स्मॉल बी। और निश्चित रूप से बाहर वाले गोले की त्रिज्या बी बड़ी होगी किससे, अंदर वाले गोले की त्रिज्या से। आवेश अंदर वाले गोले को दिया जाएगा, अंदर वाला गोला पृथक्कृत होगा। ये यहां पर आप एक बार ध्यान रखिए, यहां से एक हम तार ऐसा लेते हैं और यहां पर एक इस प्रकार का एक स्क्वायर बना देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम यहां से इसको आवेश देंगे तो ये तार जो है इस बाहर वाले गोले बी से टच नहीं करेगा। ये तार जो है बिना बाहर वाले गोले को टच करके सीधे आवेश को किसको स्थानांतरित करेगा, चालक ए को। ये इसका मतलब है। तो गोला ए पृथक्कृत है और गोला बी जो है वो पृथ्वीकृत है। दोनों गोले के बीच में जो भाग है इसकी, ये कितना हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी होगी, बी माइनस ए। इस भाग में कोई परावैद्युत माध्यम यहाँ रख देते हैं और मान लेते हैं परावैद्युत माध्यम मैंने क्या, मोम, अभ्रक, कागज इत्यादि, और इस माध्यम का परावैद्युतांक के है। जब हम आवेश देते हैं तो इसको दिया गया पूरा आवेश सीधे किसको चले जाएगा, गोली चालक ए को। तो दिया गया संपूर्ण आवेश गोली चालक ए के बाहर वाले बाह्य पृष्ठ में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण गोले बी के अंदर वाले तल में, आंतरिक तल में माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। यहां पर इस वाले गोले में कितना आवेश आया, प्लस क्यू, और प्रेरण के कारण आंतरिक तल में कितना आवेश है, माइनस क्यू। और प्रेरण की क्रिया के कारण बाहर वाले पृष्ठ पर जो प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ होगा वो इस के पृथ्वीकृत होने के कारण वो पूरा धनावेश प्लस क्यू पृथ्वी में चले जाएगा। इस प्रकार अब यहाँ पर आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है और बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर, अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश है, जबकि बाहर वाले पृष्ठ का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चले गया। ये इसकी हो गई संरचना। अब हमको इसकी धारिता का व्यंजक देखना है। गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक परीक्षा में क्या आता है, गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक। कल भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये जो है कोई ना कोई एक संधारित्र अक्सर परीक्षा में आते रहता है, तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर हमने गोली चालक का विभव निकाल चुके हैं। विभवांतर निकालने के दो तरीके हैं। विभवांतर यानी क्या होता है, विभवों का अंतर। एक तरीका तो विभवांतर निकालने का है कि हमको गोली चालक का विभव मालूम है, तो एक गोली चालक के विभव में से दूसरे गोली चालक के विभव को घटा दें तो विभवांतर आ जाएगा। दूसरा तरीका, जब हमको विभव मालूम नहीं रहता, तब हम विभवांतर जब मालूम नहीं रहता या विभव मालूम नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, विभवांतर का मान निकालते हैं एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य से। और ये कार्य भी हम दो तरीके से निकालेंगे। एक, यदि विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, यदि विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है तो V इक्वल्स टू E इंटू डी से निकलता है। और यदि E कांस्टेंट नहीं है, यदि E कांस्टेंट नहीं है, E का मान बदल रहा है, परिवर्तनशील है, चर है, तो फिर पहले हम उसको अल्प विस्थापन dx में किया गया कार्य निकालते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, समाकलन निश्चित सीमाओं के बीच में, तो पूरा कार्य आ जाएगा। पूरा कार्य मतलब विभवांतर। तो फिलहाल इसकी जरूरत हमको पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास में हमने जो पिछला आर्टिकल देखा तो उसमें हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे निकाल लिया था समांतर प्लेट संधारित्र में। गोली चालक में हमको गोली चालक का विभव मालूम है,
इसलिए हम इसको विभवांतर को सीधे अंदर वाले गोली चालक का विभव निकाल लेंगे, बाहर वाले गोली चालक का विभव, और इसको हम घटा देंगे तो विभवांतर आ जाएगा। तो गोली चालक का विभव ज्ञात होने के कारण इसके विभवांतर को हम थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं। हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि गोली चालक जो होता है वो बिंदु आवेश के समान व्यवहार करता है। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि गोली चालक ए के पृष्ठ पर जितना भी प्लस क्यू आवेश है वो कहां पर केंद्रित है, उसके केंद्र पर। अब आप ऐसा मान लीजिए कि ये पूरा प्लस क्यू आवेश कहां पर है, ओ पर, क्योंकि ये बिंदु आवेश के समान व्यवहार करता है। हमको गोली चालक ए के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना है। आवेश को हमने कहा मान लिया, ओ पर, विभव कहां निकालना, पृष्ठ पर। पृष्ठ की दूरी कितनी हो गई, ए। तो अब ऐसा मान लेते हैं कि क्यू आवेश के कारण पृष्ठ यानी ए दूरी पर विभव कितना है, तो गोली चालक ए के पृष्ठ पर। लेकिन एक बात अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गोली चालक ए के पृष्ठ पर दो विभव होंगे। एक होगा उसके खुद के धनावेश के कारण, और दूसरा गोली चालक बी के आंतरिक पृष्ठ पर ये जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण भी यहाँ विभव होगा। तो दोनों का विभव निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं गोली चालक ए, गोलीय चालक ए के पृष्ठ पर स्वयं के प्लस क्यू आवेश, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसका खुद का है, स्वयं के प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विभव के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो ये जाएगा 1/4/0, और परावैद्युत माध्यम भी इसलिए के, और ये आवेश हो गया इसका Q, और दूरी कितनी हो जाएगी, A। अब एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिए कि आप पहले पढ़ चुके हो कि गोली चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। तो ये बी गोली चालक है, बी गोली चालक के माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, बी। तो पहले आप निकालिए इसके गोली चालक बी के आंतरिक तल में कितना विभव होगा। तो इसके आंतरिक तल पर कितना विभव होगा, ऋण का विभव होगा, और 1/, ऋण का विभव होगा, और ये कितना होगा 1/4πε0 के। आवेश कितना है अंदर, Q, माइनस यहां सामने, और दूरी कितनी भी, इतना विभव होगा बाहर वाले गोले के आंतरिक पृष्ठ पर। और हम ये पढ़ चुके हैं कि गोली चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। तो ये जो गोली चालक ए है ये बी के कहाँ है, अंदर है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर इसके खुद के धनावेश के कारण तो विभव होगा ही, लेकिन ये गोली चालक बी के अंदर भी है, इसलिए बी के कारण भी, इस ऋणावेश के कारण भी इस बिंदु पर क्या होगा, विभव होगा। और कितना होगा, जितना बी के पृष्ठ पर है, और बी के पृष्ठ पर कितना है, इतना है। तो ए के बाह्य पृष्ठ पर भी बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण इतना विभव होगा। तो ये गोली चालक बी के आंतरिक पृष्ठ के माइनस क्यू आवेश के कारण, गोलीय चालक ए का विभव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सीधे, ए का विभव, गोली चालक ए के पृष्ठ पर स्वयं के प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, और गोली चालक बी के आंतरिक पृष्ठ के माइनस क्यू आवेश के कारण ए का विभव। तो ए का विभव कितना होगा, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ ए के का प्रत्येक बिंदु बी के अंदर है, तो बी पर जितना होगा उतने ही ए पर होगा। तो ये हो जाएगा बी का कितना होगा, -1/4πε0 के Q/B। तो इतना ही विभव इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा, और ए का प्रत्येक बिंदु बी के अंदर है, इसलिए ए के प्रत्येक बिंदु पर बी के कारण इतना विभव होगा। तो इसका मतलब है कि ए के प्रत्येक बिंदु पर, गोली चालक ए के प्रत्येक बिंदु पर ये विभव होगा, और ये, तो अब परिणामी विभव निकाल लेते हैं। गोली चालक ए के पृष्ठ पर कुल विभव, ए के पृष्ठ पर कुल विभव, इसको हम लिख देते हैं VA।
VA बराबर, ये दोनों को जोड़ देते हैं, विभव का बीजगणितीय योग ले लेंगे, धन और ऋण दोनों का 1/4πε0K Q/A, और ये हो जाएगा -1/4πε0K, और ये हो जाएगा Q/B। इसमें जो जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। VA = 1/4πε0K, ये कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो यहां होगा 1/A - 1/B। आगे जाके A और B का एलसीएम यानी लघुत्तम ले लेंगे। तो ये VA = 1/4πε0K Q। A और B का लघुत्तम हो जाएगा AB। जब हम A से भाग देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा B, B का गुणा 1 से होगा, तो ये हो जाएगा B, और इसी तरीके से -A। ये आ गया A के पृष्ठ पर, A के बाह्य पृष्ठ पर विभव, गोली चालक A के बाह्य पृष्ठ पर विभव। अब हम आते हैं गोली चालक B के बाह्य पृष्ठ पर विभव। गोली चालक B का बाह्य पृष्ठ भू संपर्कित है, अर्थ है, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर विभव उतना ही होगा जितना पृथ्वी पर है। तो यहाँ पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। तो गोली चालक B के बाह्य पृष्ठ पर कितना विभव होगा? 0। तो यहाँ चूंकि गोली चालक B का बाह्य पृष्ठ भू संपर्कित है, पृथ्वीकृत है, भू संपर्कित यानी पृथ्वीकृत है, अतः आप शब्दों में लिखिएगा, अतः गोली चालक B के बाह्य पृष्ठ पर विभव 0 होगा। मैं उसको संकेत में लिख दिया VB = 0। तो अब हमारे पास में 2 विभव प्राप्त हो चुके हैं, गोली चालक A के बाह्य पृष्ठ पर विभव है और गोली चालक B के बाह्य पृष्ठ पर विभव है। तो अब हम दोनों के बाह्य पृष्ठों के मध्य विभवांतर निकाल लेते हैं। गोलीय चालक या चालकों A तथा B के मध्य विभवांतर V = VA - VB। VA का मान आपके पास है 1/, ये आपने निकाला है VA का मान, और ये आपके पास है VB का मान, रख दीजिए। वैल्यूज केवल आपको सब्स्टिट्यूट करना है, 1/4πε0K Q ब्रैकेट में B - A/AB। ये VA की वैल्यू हो गई, माइनस VB की वैल्यू 0। तो कुल मिला के जो विभवांतर प्राप्त होगा वो हो जाएगा 1/4πε0K Q B - A/AB। ये हो गया आपका समीकरण 1। ये मिलके हमको दोनों गोली चालकों के मध्य विभवांतर। अब हमको क्या पता है, धारिता C = क्या होता है? Q/B। तो अब आप मान रख दीजिए, किंतु धारिता C = Q/B। Q क्या है? दिया गया आवेश। तो हमने कितना आवेश दिया था? Q आवेश दिया था, तो Q की जगह क्या आएगा? Q आएगा। और V क्या है? विभवांतर, जिसका मान हम पहले निकाल चुके हैं। इन मानों को रख दीजिए, क्योंकि ये मान किसके लिए है? गोली संधारित्र के लिए, इसलिए इस मान को रखने से C का मान किसके लिए मिलेगा? गोली संधारित्र के लिए। तो ये हो गया, अतः गोलीय संधारित्र की धारिता C = Q/V। V की जगह मान रख दीजिए 1/4πε0K Q B - A/AB। ये Q से ये Q क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो धारिता क्या हो जाएगी? धारिता C = अब ये 4πε0K AB ऊपर चले जाएगा, 4πε0K
ऊपर चले गया, और ये b माइनस ए अपॉन ए बी, ये बन जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये आपको मिल गया गोलीय संधारित्र की धारिता। और चूंकि ये एसआई पद्धति में है, इसलिए इसकी धारिता का जो मात्रक होगा, इकाई होगी, यूनिट होगी, फैरड होगी। ये हो गया आपका समीकरण 2। ये आपको प्राप्त हो गया गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब मान लीजिए यदि यहाँ पर परावैद्युत माध्यम नहीं है, यहाँ पर क्या है, वायु है, तो यहाँ पर अगर वायु है तो यहाँ पर k का मान, क्योंकि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है 1, तो यहाँ पर k की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन में k की जगह बाकी जो चीजें है वो आ जाएगी 4πε0, k का मान 1 हो गया, ab अपॉन b माइनस ए। अगर आप CGS पद्धति में निकालेंगे तो CGS पद्धति में ε0 का मान 1/4π होता है, मान रख दीजिए। इसलिए c इक्वल्स टू 4π, और ये ε0 की जगह 1/4π, और ये k, और ये ab अपॉन b माइनस ए। ये 4π कैंसिल हो गया, तो c इक्वल्स टू केवल k इंटू ए बी अपॉन b माइनस ए। और धारिता का जो मात्रक होगा वो फैरड नहीं होगा, CGS पद्धति में इसका मात्रक स्थैत फैरड है। तो इस तरीके से हमने गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकाल लिया। SI पद्धति में c इक्वल्स टू 4πε0 k ab अपॉन b माइनस ए फैरड, और CGS पद्धति में c इक्वल्स टू k इंटू ab अपॉन b माइनस ए, और मात्रक होगा स्थैत फैरड। मात्रकों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग पद्धति में मात्रक क्या होता है, अलग अलग। तो इस तरीके से ये हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता हो गया। अब परीक्षा में एक प्रश्न आता है, गोलीय संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये इसके साथ ही आता, अलग अलग नहीं आता। तो यहां पर हम इस वाले भाग को मिटा लेते हैं। गोलीय, इसको हम नोट में लिख लेते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप लिखना, और ना पूछा जाए तो आप नहीं लिखना। गोलीय संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आप फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले को देख के पता चल जाता है कि किसको घटाने बढ़ाने से सी घटेगा या बढ़ेगा। तो सबसे पहले ए व बी। ए व बी क्या है, ए क्या है, गोली चालक ए की त्रिज्या, बी क्या है, गोली चालक बी की त्रिज्या। ए और बी दोनों के मान यदि अधिक होंगे तो सी का मान अधिक होगा, और ए और बी दोनों के मान कम होंगे तो सी का मान कम होगा। इसका मतलब सी के मान को कौन बदल सकता है, गोली चालक ए व बी की त्रिज्याएं। तो इसलिए पहला कारक कौन हो गया, दोनों गोलीय चालकों की त्रिज्याएं। दोनों गोलीय चालकों की त्रिज्याएं। और आप इसके अंदर लिखेंगे जो मैंने आपको समझाया कि यदि ए और बी का मान अधिक से अधिक है तो सी का मान भी अधिक से अधिक होगा। अगर दोनों की त्रिज्या ए और बी का मान क्या है, अधिक है, तो फिर सी यानी गोलीय संधारित्र की धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो किस तरीके से प्रभावित करता है वो भी हमने देख लिया। दूसरा कारक है बी माइनस ए। बी माइनस ए मैंने जब आपको बताया ये क्या है, यहां तक की दूरी बी है, यहां तक की है, तो बी माइनस ए मतलब क्या है, दोनों गोली चालकों के बीच की दूरी है। बी माइनस ए मतलब क्या, ये दोनों गोलों के बीच की दूरी है। ये दोनों गोले यदि पास पास रहेंगे तो बी माइनस ए का मान कम रहेगा, बी माइनस ए का मान कम रहेगा तो सी अधिक होगा। इसका मतलब है दोनों गोलों के बीच की दूरी, दोनों गोलों के बीच की दूरी से भी सी का मान बदलता है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी बी माइनस ए, ये जितनी कम होगी
गोली संधारित्र की धारिता C उतनी अधिक होगी। तो इसका मतलब है कि यदि आप चाहते हो कि धारिता अधिक हो तो ये दोनों गोले पास पास रहना चाहिए, मतलब इन दोनों गोलों की त्रिज्याओं में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात है माध्यम की प्रकृति। कौन सा माध्यम? परावैद्युत माध्यम। कहां लिया गया है? दोनों गोलों के बीच में। माध्यम की प्रकृति। ये जो परावैद्युत माध्यम है इसका परावैद्युतांक K जितना अधिक होगा, K का मान जितना अधिक होगा, आप देख रहे हैं C का मान उतना अधिक होगा। इसका मतलब है कि गोली चालक की धारिता अधिक से अधिक होने के लिए जो परावैद्युत माध्यम हम यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं उसका परावैद्युतांक क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी बात हो गई कि C जो है गोली संधारित्र की धारिता वो माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। दो संधारित्र आज हमने देखे, एक आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र देखा और अभी हमने गोली संधारित्र देखा। ठीक है, आप लोग के समझ में आ गया होगा और अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना।